हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सिविल का पार्ट नंबर 26 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक। सबसे पहले आपको फ्रॉग का जो साइज होता है वो पता होना चाहिए कि भाई फ्रॉग जो आप प्रोवाइड करते हैं ब्रिक पे उसका साइज कितना होता है। तो इसका साइज 10x4x1 सेंटीमीटर, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में होगी। यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। विड्थ जो होती है इसकी 4 सेंटीमीटर होती है। 1 से 2 इसकी डेप्थ होती है, गहराई होती है। कई जगह आपको 1 सेंटीमीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन 1 से 2 होती है। ये कई बुक्स में आपको 1 से 2 ही देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपको एक ही देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। तो फ्रॉग जो होते हैं उसका मेन 2 रीजन होते हैं प्रोवाइड करने के। एक तो आप जो ब्रिक्स को बनाता है उसका नाम लिख सकते हैं, जो कंपनी होती है। और दूसरा ये क्या होती है, एक जॉइंट प्रोवाइड करती है, बॉन्ड प्रोवाइड करती है ब्रिक्स और मोटार के बीच में। यानी कि स्ट्रेंथ के पर्पज से हम फ्रॉग जो होता है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के पर्पज से पूछा गया है, ना कि ऐसा पूछा गया है कि पूरी डिटेल आप हमें दो। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर हो जाएगा। एक बॉन्ड प्रोवाइड कर रही है ब्रिक्स एंड मोटार के बीच में, तो उसको आप फ्रॉग का यही मेन रीजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ प्लंजर जो कि आप यूज करते हैं बिकार्ट ऑपरेटर्स में, वो क्या होता है, उसका डायमीटर कितना होता है। तो उसके डायमीटर की अगर आप बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर होता है। सॉरी, 10 सेंटीमीटर 10 mm का डायमीटर होता है, मिलीमीटर का डाया होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सीमेंट जनरली इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 14 डेज टू 28 डे इज प्राइमरली ड्यू टू। भाई स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो रही है, हमारा जो सीमेंट होता है 14 से 28 दिनों के दौरान। तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड होता है, ट्रीकैल्शियम एल्यूमिनेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्रीकैल्शियम सिलिकेट, या फिर टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, कौन सा होता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, आपको जो स्टार्टिंग की जो स्ट्रेंथ देता है वो ट्रीकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट, ये दोनों देते हैं स्टार्टिंग की जो होती है। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस चलती है वो चलती है ट्रीकैल्शियम सिलिकेट की, इसकी प्रोसेस 28 दिनों तक चलती है। फिर डाइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है इसकी प्रोसेस 28 दिनों के बाद चलती है और 1 साल तक। ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। और 14 से 28 दिनों के लिए आपका ट्रीकैल्शियम सिलिकेट आंसर हो जाएगा। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन सीमेंट से जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 28 दिनों के लिए कौन सा होता है एंड 28 दिनों से पहले कौन होता है, स्टार्टिंग कौन सा होता है। तो आपको पता है कि भाई ट्रीकैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो पानी से रिएक्ट तुरंत कर देता है, इमीडिएटली रिएक्ट, जो पानी आप डालते हैं तो इसकी प्रोसेस जो होती है स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। जो बेस होता है टिम्बर के लिए आपको पेंट करना है तो उसके लिए कौन सा मोस्ट कॉमन कौन सा बेस होता है। तो टिम्बर पेंटिंग के लिए जो बेस का यूज करते हैं वो क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है, इनकी सफेदा। सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन आइसोहाइड इज ए लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ। आइसोहाइड एक लाइन होती है जो कि ज्वाइन करती है प्लेस ऑफ, किसे जोड़ती है। आइसोहाइड जो होती है वो किसको जोड़ती है, अनइक्वल स्नोफॉल जो होता है उसको, या फिर इक्वल स्नोफॉल को, या फिर अनइक्वल रेनफॉल, या फिर इक्वल रेनफॉल, किसको जोड़ती है आइसोहाइड लाइन जो होती है। तो आइसो हाइडलाइन जो जो होती है ये इक्वल रेनफॉल जो होता है उसको जोड़ती है। इक्वल रेनफॉल जो होता है, वर्षा जो होती है उसको जोड़ती है, जितने भी बिंदु होते हैं उनको जोड़ती है। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एयर मास लिफ्ट अपवर्ड ड्यू टू इंक्रीज टर्बुलेंस। एयर मास जो है भाई वो लिफ्ट अप हो रहा है, लिफ्ट अपवर्ड हो रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, टर्बुलेंस एंड फ्रिक्शन की वजह से। व्हेन इट इज फाइनली गेट्स कंडेंस देन प्रिसिपिटेशन ओकर, दिस टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड। उस तरह की प्रिसिपिटेशन को आप क्या बोलते हैं।
तो ये वर्षा जो होती है, रेनफॉल होता है टर्बुलेंस एसेंट्स की वजह से। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ। एस हाइड्रोग्राफ होता है जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो ऑब्टेन कर सके यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ किसका, शॉर्टर ड्यूरेशन का, लॉन्गर, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसके लिए हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, शॉर्टर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन दोनों के लिए आंसर रहेगा। उस पर अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर इन द फील्ड। जो पानी स्टोर किया गया है रूट जोन जो होती है क्रॉप्स की, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली जो डिलीवर किया गया है फील्ड के लिए, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उन दोनों के रेशियो को आप बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ बैंक, किसके बीच का डिफरेंस? टॉप ऑफ द बैंक एंड सप्लाई लेवल जो होता है कैनाल में, उन दोनों का डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं? फ्री बोर्ड, बर्म, या फिर सप्लाई डेप्थ, या फिर हाइट ऑफ बैंक? तो हम उसको फ्री बोर्ड बोलते हैं। फ्री बोर्ड जो होता है टॉप ऑफ बैंक एंड सप्लाई लेवल का जो डिफरेंस होता है कैनाल का, उसको फ्री बोर्ड हम बोलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, एन अट्रैक्टिंग ग्योइन इन ए रिवर इज। अट्रैक्टिव ग्योन जो होता है रिवर में, ग्योन के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसी ही सीरीज में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ग्योन क्या होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अट्रैक्टिंग ग्योन इन ए रिवर इज, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड, या फिर क्या होता है? सो अट्रैक्टिंग ग्योइन जो होता है वो रिवर के 45 से 60 डिग्री नीचे के लिए झुका हुआ होता है। सो यहाँ पे इंक्लाइंड, टुवर्ड, डाउनवर्ड, ऑप्शन 30 दिया गया है इन दोनों के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 45 से 60 डिग्री का झुका हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द हेडिंग ऑफ वाटर अबव इट्स नॉर्मल लेवल व्हाइल पासिंग अंडर द ब्रिज इज नाउन एज। हेडिंग ऑफ वाटर अबव इट्स नॉर्मल लेवल व्हाइल पासिंग अंडर ब्रिज इज नाउन एज, क्या हम उसको बोलते हैं? मान के चलो कि कोई पुल है, उसके नीचे से पानी जा रहा है, तो नॉर्मल लेवल से वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो उसको आप एफ्लेक्स बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सरफेस ऑफ द स्पिलवे इज मेड टू कोइंसाइड विद द शेप ऑफ द लोअर नेपर ऑफ फ्री फॉलिंग वाटर जेट देन इट इज नाउन एज। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ओगी स्पिलवे हो जाएगा। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। या फिर फ्री है, कंफ्यूज मत होइएगा, फ्री ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेविटी डैम में फेल ड्यू टू। ग्रेविटी डैम जो होता है वो विफल होता है किन कारणों से? तो ये सारे ही कारणों से वो ओवर स्ट्रेसिंग हो जाएगी, ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग हो जाएगा। तो इन सभी कारणों से, वैसे बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन ये मेन जो होते हैं एग्जाम में यही पूछे गए हैं आज तक, तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन आर्क डैम द थ्रस्ट ऑफ वाटर इन द रिजर्वोयर इज ट्रांसमिटेड। तो जो आर्क डैम होता है उस पर जो थ्रस्ट होता है, जो जोर लगता है, तो वाटर का रिजर्वोयर में वो ट्रांसफर होता है किन दोनों के थ्रू? एबैटमेंट जो होती है डैम के, उन दोनों के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शारदा टाइप फॉल वाज डिजाइन टू। शारदा टाइप का जो फॉल होता है वो डिजाइन किया जाता है ताकि मिनिमाइज द डेप्थ ऑफ कटिंग, डेप्थ ऑफ कटिंग जो होती है उसको कम किया जा सके। अगला देखिए, एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेजर प्रोजेक्ट। इरिगेशन का प्रोजेक्ट जो होता है उसको मेजर प्रोजेक्ट बोलते हैं। इफ द कल्चरेबल कमांडेड इज मोर देन, कल्चरेबल कमांडेड इज मोर देन, तो उसके लिए हमारा क्या आंसर रहेगा? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट एक तो मेजर होता है, एक माइनर होता है, एक मीडियम होता है। उसके लिए कल्चरेबल कमांडेड एरिया जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मेजर के लिए पूछा गया, तो मेजर के लिए जो एरिया होता है वो 10,000 से ज़्यादा होता है। कल्चरेबल कमांडेड एरिया यानी कि CCA, कल्चरेबल कमांडेड एरिया जो होता है वो 10,000 से ज़्यादा होता है।
तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एंड जो मेजर माइनर प्रोजेक्ट होता है उसके लिए जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया होता है वो 2000 से कम होता है, कल्चरेबल कमांडेड माइनर के लिए। अब एक मीडियम केसेस आता है तो मीडियम के लिए 2000 और 10,000 के बीच में होता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कीपिंग इन द व्यू feasibility order of magnitude the preliminary conceptual और budget estimation are prepared by, ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? तो ये सारी चीज़ें जो होती है ऑनर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। ऑनर जो होता है वो सब कुछ अपने ध्यान में रखता है, कॉन्सेप्ट जो होता है उसको भी ध्यान में रखता है। बजट जो होती है, बजट कि भाई इतनी कॉस्ट आएगी, उसके बाद ही वो इंजीनियर या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको काम देता है। तो ऑनर ही इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज टाइम द एक्टिविटी वुड रिक्वायर्ड इज, द एवरेज टाइम द एक्टिविटी वुड रिक्वायर्ड इन। तो इसके लिए क्या आंसर रहेगा, एक्सपेक्टेड टाइम, डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्टिविटी विद मिनिमम डैश शुड बी क्रैश फर्स्ट। द एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी विद मिनिमम डैश, क्या आएगा मिनिमम डैश, क्या शुड बी क्रैश फर्स्ट, इनमें से कौन सी क्रैश फर्स्ट होती है? तो कोई भी एक्टिविटी है उसमें जो सबसे पहले क्रैश होती है वो मिनिमम कॉस्ट स्लोप जो होता है, यही सबसे पहले क्रैश होनी चाहिए। मिनिमम कॉस्ट स्लोप जो होता है वही क्रैश होती है। उस पर नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, ए गैंट चार्ट इंडिकेट, गैंट चार्ट जो होता है वो क्या दर्शाता है? गैंट चार्ट जो होता है इसको बार चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बार चार्ट जो है ये एक हेनरी एल गैंट से इन्होंने 1919 में दिया था। तो ये चीज़ आप याद रखिए, 1990 और बार चार्ट भी इसको बोलते हैं। हेनरी एल गैंट जो थे उन्होंने ही दिया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या दर्शाता है ये, सॉरी क्या दर्शाता है? तो ये कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस विद शेड्यूल प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस कितनी हो रही है और जो हमने शेड्यूल प्रोसेस रखा था उन दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है हमें वो बताता है बार चार्ट या फिर गैंट चार्ट जो है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क इन नेटवर्क इज नाउन एज। नेटवर्क की जो टेक्निक होती है उसमें आपको परफॉर्मेंस जो होती है किसी स्पेसिफिक टास्क, जो स्पेसिफिक बहुत ही खास काम है, उसको आपको किस किस के नाम से जानते हैं? इज नाउन एज, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? डम्पी, इवेंट, एक्टिविटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस जो होती है किसी स्पेसिफिक टास्क की नेटवर्क में, उसको आप एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और जो एक्टिविटी होती है उसको एरो से शो किया जाता है, एरो जो होता है उससे दर्शाया जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखिए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। सो अगला क्वेश्चन देखिए, इन द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट मिक्स mx, इन द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट मिक्स mx, जिसमें m जो होता है वो मिक्स होता है एंड न्यूमेरिकल x जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल x जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? m तो इसने बता दिया कि भाई m जो होता है वो मिक्स को रिप्रेजेंट करता है एंड x जो होता है न्यूमेरिकल वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारा IS कोड कहता है भाई कि जो m होता है वो मिक्स को करता है एंड x जो होता है वो 150 mm का जो क्यूब होता है उसकी 28 दिनों की जो आप क्यूरिंग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसको इंडिकेट करता है, उसको दर्शाता है। 28 दिनों की कंप्रेसिव या फिर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसको इंडिकेट करता है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसको आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं या फिर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। ये कॉमन है, सभी को पता है, लेकिन इसको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो हो सकता है कि आपको इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता है कि बेसिक से भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन कंक्रीट may be made by adding,
ग्रीन कंक्रीट जो होता है वो आप बना सकते हैं बाय किसको ऐड करके, क्या आपको ऐड करना है, उससे आपका जो कंक्रीट है वो ग्रीन बन जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन कंक्रीट आपको बनाना है तो आप क्या क्या ऐड करेंगे। तो जब भी आपको कंक्रीट जो है वो कलरफुल बनाना है तो उसमें आप कलरिंग एड मिक्सचर डालते हैं, एड मिक्सचर, कलरिंग एड मिक्सचर डालते हैं। तो अगर आपको ग्रीन बनाना है तो उसमें आप क्रोमियम ऑक्साइड डालेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड या फिर क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड डालेंगे, तब जाके आपका जो कंक्रीट है वो ग्रीन बनेगा। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगर कंक्रीट में आप आयरन हाइड्रो ऑक्साइड डालेंगे तो आपका कंक्रीट जो है वो येलो, पीले कलर का बन जाएगा, येलो बनेगा, येलो, येलो के लिए, ये ग्रीन कलर के लिए। अगर आप ब्रीमियम पर मैग्नीसाइड डालेंगे तो क्या होगा, उससे आपका जो कंक्रीट है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, नीला हो जाएगा। या फिर अल्ट्रा मैराइन, अल्ट्रा मैराइन से भी ब्लू ही बन जाता है। उसके बाद लाल बनाना है आपको तो रेड ऑक्साइड आप डालेंगे, रेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड नहीं डालेंगे आप, रेड ऑक्साइड डालेंगे, उससे आपका लाल बन जाएगा। अगर आपको ब्लैक बनाना है तो कार्बन ब्लैक डाल दीजिए, कार्बन ब्लैक जो होता है, कार्बन तो सभी को पता है कि भाई स्टील में तो कार्बन ही होता है, कार्बन का कंटेंट, तो वो वाला कार्बन डालेंगे तो आप ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा। ब्राउन बनाना है तो ब्राउन के लिए आपको बरंट अनवर, बरंट अर्बन अनवर जो होता है वो डालेंगे तो ब्राउन कलर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए आंसर हो जाएगा। उस पर अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नाउन एज, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नाउन एज इम्पैक्ट वैल्यू, एवरेशन रेजिस्टेंस, शियर रेजिस्टेंस या फिर क्रशिंग रेजिस्टेंस, क्या हम उसको बोलते हैं। एवरेशन रेजिस्टेंस ही हम उसको बोलते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएएस कोड के अकॉर्डिंग, ये किससे रिलेट करता है, एग्रीगेट से रिलेट करता है। व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट फॉर एवरेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज फॉर नॉन बियरिंग कंक्रीट सरफेस के लिए, नॉन बियरिंग कंक्रीट सरफेस के लिए। सबसे पहले आपको बियरिंग कोर्स जो होती है उसके बारे में एवरेशन वैल्यू पता होनी चाहिए। जो वियरिंग होता है उसके लिए 30% होता है, वियरिंग जो टॉप सरफेस होता है रोड के पेमेंट सरफेस की, उसको वियरिंग, इसके ऊपर गाड़ियाँ चलती है उसको वियरिंग कंक्रीट सरफेस बोलते हैं, तो उसके लिए 30 एवरेशन वैल्यू होती है। अब नॉन के लिए बोल रहा है तो नॉन के लिए अंदर की जो सरफेस होगी उसके लिए होगा, तो जैसे कि सब बेस जो होता है उसके लिए कितना होगा, नॉन वियरिंग के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए 45% होता है, 45% होता है। तो अगर 45 तो नहीं दिया गया तो 50 दिया गया तो हम इसको आंसर सही मान लेंगे। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज फॉर वाइल हैंड मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग, जब भी आप हाथों से मिक्सिंग करते हैं तो उसके लिए आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो क्या होता है। आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर हैंड मिक्सिंग के लिए, यहाँ पे हैंड मिक्सिंग के लिए पूछा गया है। अगर आप जनरल केस की बात करेंगे, जनरल केस जो होता है उसके लिए 0.35 से 0.45 इतना वाटर सीमेंट रेशो लिया जाता है। जब भी आप हाथों से मिलाएंगे तो उससे ये होता है कि वाटर सीमेंट रेशो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो 0.5 से 0.6 जो होता है वो वाटर सीमेंट रेशो जो होता है रिक्वायर्ड होता है। अगर आप हाथों से मिक्स करेंगे किसी भी कंक्रीट को तो उससे ये होता है कि 10% हमारा जो सीमेंट होता है वो ज़्यादा लगता है, 10% सीमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क इज। नॉर्मल कंडीशन है, आप ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं तो जो फॉर्म वर्क होती है उसको निकालने का कितना टाइम होता है। तो ये सारे ही केसेस होते हैं, सारे केस आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन वाइब्रेटर इज यूज फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स। जब आप वाइब्रेटर को यूज कर रहे हैं वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब के लिए तो कौन सा वाइब्रेटर आप यूज करेंगे, सरफेस वाइब्रेटर, इंटरनल,
टेबल, प्लेटफॉर्म, कौन सा वाइब्रेटर आप यूज करेंगे? तो इसके लिए हमारा आंसर टेबल वाइब्रेटर हो जाएगा। टेबल वाइब्रेटर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन कंक्रीट मिक्स द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट 1:3:6, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इफ बल्किंग ऑफ सैंड इज 15%। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि एक क्यूबिक मीटर के लिए, एक क्यूबिक सीमेंट के लिए जो रेत लगेगा वो 3 क्यूबिक मीटर लगेगा, क्योंकि हमारे पास रेशियो जो है 1:3:6 दिया गया है, तो 3 बन जाएगा। 3 क्यूबिक मीटर जो रहेगा वो रेत होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा क्वांटिटी ऑफ सैंड प्लस क्वांटिटी ऑफ सैंड इनटू बल्किंग ओवर 100। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 3.45 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, मीटर क्यूब। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच रोड पैटर्न वाज एज्यूम टू प्रिपेयर द फॉर्मूला ऑफ नागपुर रोड प्लान? नागपुर रोड प्लान के लिए कौन सा पैटर्न जो है वो एज्यूम किया गया था नागपुर के लिए? तो नागपुर रोड प्लान जो था ये फर्स्ट 20 ईयर का प्लान था, 1943 से 1963। तो इसका जो पैटर्न था वो स्टार एंड ग्रिड पर बेस्ड था। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रीट इनलेट फॉर ड्राइंग रेन वाटर आर लोकेटेड अलोंग द रोड साइड ऑन स्टेट रोड एट ए इंटरवल ऑफ। तो देखिए आपको पता है कि बारिश तो हर जगह होती है, तो बारिश जो होती है उस बारिश के पानी को स्ट्रीट इनलेट जो होता है वहाँ से निकालने के लिए बोल रहा है कि सीधी सड़कों के किनारे की दूरी जो होती है कितनी होती है? तो वो होती है 30 से 50 मीटर होती है, और ये दोनों तरफ ही बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 30 से 50 होता है, लेकिन यहाँ पे 60 दिया गया है नियर बाय ऑप्शन, ये भी आप याद कर लीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द अमाउंट बाय विच द आउटर एंड ऑफ द रोड और आउटर रेल इज रेज्ड अबव द इनर एज, उसको आप क्या बोलते हैं? बोल रहा है कि अमाउंट बाय विच द आउटर एंड जो होता है ऑफ द रोड का या फिर आउटर रेल जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी होती है अंदर के मुकाबले, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। सुपर एलिवेशन जो होती है वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमारी जो गाड़ी होती है जब भी कर्व पर आती है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हैं आप। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है तो उसको रजिस्ट करने के लिए सुपर एलिवेशन बनाई जाती है। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे 32 क्वेश्चन थे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।